हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो आपकी 11 कहानियां हैं उससे संबंधित काफ़ी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही थी कि मैडम हमें सभी कहानियों के एक बार नाम बता दीजिए कि कौन कौन सी कहानी है। क्वेश्चन बैंक में मैं क्वेश्चंस आपको दे चुकी हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी कहानियों से बनेंगे और कौन कौन सी कहानी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। वैसे तो एग्ज़ाम में पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चंस कहाँ से कब पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है जिसमें हम आइडिया के अनुसार ही आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि 90% आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है और आपने कितनी तैयारी की है ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट 60 अबव आराम से लेकर चले जाते हैं हिंदी मिरर से जब तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए बने रहिए। हिंदी मिरर के साथ जो जो आपकी क्वेरीज आती है हमेशा पूरी की जाती है। कहानियों के बारे में पूछा जा रहा था तो सारी कहानियों के आपको नाम दे देती हूँ। और एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कहानी से ही संबंधित। वहाँ सारी कहानी तो अपलोड नहीं है, लेकिन मोस्टली कहानी वहाँ मैंने ये तो मुझे लगता है सारी ही कहानी मैंने अपलोड की हुई हैं आपकी, लेकिन कुछ रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कर दीजिए, वीडियो शुरू हो चुकी है, शेयर कर दीजिए। और साथ में अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप भेज सकते हैं। कल आपका पेपर है, बेस्ट विशेस के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब इसके बाद आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री, अभी आपको हिस्ट्री का भी हमने क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है। अभी जैसे ही आपका हिंदी का पेपर होता है हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक, और जैसे ही कोई नेक्स्ट पेपर हिंदी से अलग पेपर आपका होगा आपकी तैयारी करा दी जाएगी। कहानी जो है पहली है पूस की रात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेगा। गुंडा क्वेश्चन जरूर बनता है। आद्रा में से अभी एक हमने क्वेश्चन अपलोड किया था जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, वहाँ पर बच्चन और लाली के बारे में पूछा गया था। तो एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैडम ये कौन सी कहानी में से है, तो वह आद्रा कहानी में से है, बच्चन लाली वाला क्वेश्चन। अब है चिप की दावत। यहाँ पर जो है चिप की दावत में से हर बार रिपीट होता है। यहाँ पर वृद्धावस्था वाला जो क्वेश्चन है वो वाला रिपीट होता है। कोसी का घटवार में एक पंक्ति आपको दी गई थी तो वो पंक्ति से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपका बना था। सिल्वर वेडिंग भी क्वेश्चन बन रहे हैं हर बार, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। इन जो छः की छः कहानी है इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। सारांश भी आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन किस तरह से भी आपका आए आप आराम से कर सकते हैं अटैम्प आंसर। फिर है तर्पण, ये मैंने अपलोड की हुई है। मुख्य धारा बटरोही शायद ये अपलोड नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था लड़कियां कहानी से। वैसे ये द्रुत पाठ के लिए है यानी कि पढ़ने के लिए है, लेकिन यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए। लड़कियां कहानी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दो कहानी और हैं ये, सभ्यता की ओर, अंतिम आवाज़। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये कहानी नहीं मिल रही है कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि जो आपके सैम्पल पेपर मार्केट में हैं वहाँ भी ये कहानियाँ नहीं अपलोड है, ना ही क्वेश्चंस में अपलोड है। लेकिन कहानियों से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अपलोड किया 21 का भी और 22 का भी, वहाँ पर दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़ें अच्छा पढ़ें, और जितना आप पढ़ेंगे वहाँ से 100% आएगा। मैंने आपसे कहा था बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन उसमें से भी आप कुछ अच्छा निकाल सकते हैं और उस अच्छे में से बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो पेपर हम आपका 100% अच्छा ही जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हमने ये छोड़ दिया हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये टॉपिक हमने छोड़ दिया हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आप ये सोचिए जितना आपने पढ़ा है वहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। तो पॉजिटिव वे में लेकर अपने स्टडी को लेकर चलें, तभी आप अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो थी आपकी कहानियों से संबंधित बात। अगर आपको ये कहानी नहीं मिल रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी क्वेरीज आती है, अगर मेरे पास 10 से 12 भी क्वेरीज आती हैं तो एक ही कहानी की जो कहानी आपको चाहिए तो मैं रात तक आपके साथ अपलोड करूंगी और आप पढ़िए और तैयारी कीजिए अच्छे अच्छे। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और मैंने कहा था कि मैं सारांश ही आपको करा रही हूँ, जिससे आपके सारांश करने से आपकी कई चीज़ें क्लियर हो सकती हैं।
अब देखिए क्वेश्चन आपका बन सकता है आम फिर बोरा गए के सारांश से। ये मैंने कल आपको दिखाया था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सबने शायद ले भी लिया होगा, क्योंकि हम भी आपके लिए जो कंटेंट इकट्ठा किया है ये आपके सैम्पल पेपर से ही हमने इकट्ठा किया। हमें लगा कि इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके लिए निकाल कर आप तक पहुंचाएं। तो आम फिर बोरा गए का इसको आप देख लीजिए, आगे का आपको इसको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये हेडिंग है, इसको आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं टॉपिक आपके क्या जा रहे हैं। एक आपका टॉपिक ये जा सकता है हरिशंकर प्रसाद के निबंधों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। अब आते हैं आगे, यहाँ पर मरनाल का चरित्र चित्रण, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। मरनाल का चरित्र चित्रण यहीं पर इसकी हेडिंग्स हैं। फिर आगे एक अभी लक्ष्मा के बारे में मैं देख रही थी, तो मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मा आपको समझा दूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं क्या। हाँ, ध्रुव सामनी की चारित्रिक विशेषताएं देख लेते हैं। नाटक की केंद्र बिंदु है, स्वाभिमानी है, ये शायद मैं करा चुकी हूँ ध्रुव सामनी वाला। और सच्ची प्रेमिका है, दूरदर्शी व्यवहार कुशलता है, चिंतनशीलता है, भावुक एवं बुद्धिमान है। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग बन रहा है इनका, नारी समाज की प्रतिनिधि है, सामाजिक संचेतना युक्त है। फिर ध्रुव सामनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं। फिर यहाँ पर इनके गुण देख लीजिए। पहला गुण यहाँ पर, ये पहले तो डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर है चारित्रिक विशेषताएं। सुदर्शन व्यक्तित्व है, कुल गौरव का रक्षक है, विनयशील है। फिर नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं क्या आपका जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग जा रहा है आदर्श प्रेमी है, शिष्ट एवं संयत है, वीर एवं कर्तव्य परायण है, नियतिवादी है, अंतर्मुखी व सहिष्णु है। इसके बाद आपका नाटक के तत्वों पर आधारित ध्रुव सामनी की समीक्षा करनी है। तो तत्व क्या क्या होता है मैं कई बार बता चुकी हूँ। एक कथा वस्तु होती है, कथा वस्तु में क्या होता है, हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से इसकी कथा वस्तु ली गई है, और कथा वस्तु ये सारा कुछ यहाँ पर निचोड़ बताना पड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये इसी के हेडिंग जा रहे हैं, कथा वस्तु के ही सारे। इसके बाद फिर आता है आपका दूसरा हेडिंग पात्र और चरित्र चित्रण का। इसके बाद फिर आता है कथोपकथन, फिर आता है देश काल एवं वातावरण। ये आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी किसी भी नाटक या कहानी की समीक्षा आनी आई तो आपको यही हेडिंग अप्लाई करने होंगे सभी में। ठीक है, अब फिर इसके बाद आता है आपका उद्देश्य, भाषा शैली, ये सब यहाँ पर हमें हेडिंग डालने होते हैं। फिर आते हैं, ये आप छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं और क्या क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है। ये वाला सारांश मैं आपको करा चुकी हूँ, मैं अभी सारा ही आपको बता दूँगी। इसके बाद अगर आपकी कहानी की क्वेरीज आती हैं तो मैं कहानी की क्वेरीज कंप्लीट करूँगी। ये जितना कंटेंट मैंने इकट्ठा किया था वही मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आप तक सारी चीज़ें एक साथ ही पहुंच जाए एक ही वीडियो में, क्योंकि अब आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराई जाएं। टाइम के यहाँ पर देखिए क्रोध का सारांश देख लेते हैं एक बार। क्रोध सारांश इस प्रकार है, क्रोध उत्पन्न के कारण, क्रोध की आवश्यकता, क्रोध का प्रारंभिक रूप, क्रोध का उद्देश्य। क्रोध मैंने वैसे कल करा दिया था लेकिन यहाँ कुछ और हेडिंग है। क्रोध की विशेषताएं हैं, क्रोध शांति भंग करता है, क्रोध की निरोध उपदेश है, क्रोध के प्रेरक तत्व हैं, किन कारणों से आता है। क्रोध का कल एक मैंने आपको भी बताया था, क्रोध आचार्य मुरब्बा, वो वाला हेडिंग भी अच्छे से कर लीजिए। पीताम्बर बर्थवाल, कबीर और गांधी, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि दोनों की यहाँ पे सिमिलरिटी भी दिखाई दी गई हैं और दोनों का डिफरेंस भी दिखाया गया है कि दोनों में क्या समानताएं थी, कबीर में और गांधी में, दोनों के विचारों में। कबीर पहले हो चुके थे, ये बाद में आए हैं। ठीक है, ये आम्र मंजरी से थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। प्रसिद्ध निबंधकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध आम फिर बोरा गए का सारांश। पहले इसकी प्रस्तावना है, यह एक ललित निबंध है।
निबंध की आधार कथा क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। बसंत आने के साथ साथ आम फिर बोर आने लगता है। सभी जानते होंगे बोर के बारे में। जब पहले आम आता है तो उससे पहले पेड़ों पर आपने देखा होगा कि बोर आना, छोटे छोटे फूल से खिलने शुरू होते हैं, उसको हम बोर बोलते हैं। लेखक द्विवेदी ने बचपन में ही सुना था कि यदि बसंत से पहले आम मंजरी दिख जाए तो उसे हथेली पर रगड़ लेना चाहिए। ऐसी हथेली से साल भर तक बिच्छू का जहर उतारा जा सकता है। व्यस्क होने पर भी लेखक को बसंत आगमन पर वही बात याद आ जाती है। उनका चिंतनशील मन आम्र मंजरी और बिच्छू के संबंध को तोलने परखने लगता है कि कहाँ मन लुभाने वाली आम्र मंजरी, कहाँ बिच्छू, जो अपने आरंभिक रूप से आज तक ऐसा ही है, जबकि आम ने अनेकों रूप बदल दिए हैं। ठीक है, तो जो अच्छा होता है वह आगे बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं लेखक का कहने का मतलब ये है, जो बुरा इंसान है या बुरे विचार हैं वो अगर एक ही जगह रहें, एक जैसे रहें तो सही है। अगर वो बदलाव आता चला जाएगा तो उनकी बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। और अच्छाई के लिए उन्होंने कहा है कि अगर अच्छाई है और उसमें और बदलाव होते जाते हैं और अच्छाई होती चली जाती है तो वह बहुत अच्छा होता है, समाज के लिए भी और एक देश के लिए भी। तो वहीं इसको रिलेटेड करके उन्होंने लिखा है। थोड़ा और आज आगे समझ लेते हैं। पंडितों के अनुसार आम्र शब्द अम्र या अम्ल शब्द का रूपांतर है। आम्र अर्थात खट्टा। इसका प्रयोग हम खटाई के लिए प्रसिद्ध था। आर्य लोग फलों के शौकीन नहीं थे, उनके लिए गूलर ज़्यादा जायकेदार था। लेकिन आगे देखते हैं और क्या कहा है इन्होंने। आगे उन्होंने कहा है, थोड़ा ब्लर आ रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ इसी तरह आम्र का भी बिगड़ा हुआ रूप यहाँ पर है। आम्र मंजरी और बिच्छू, अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो आम्र मंजरी का परस्पर संबंध जान पड़ता है। देखिए आज ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, पढ़ने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे जूम करके पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। आगे यहाँ पर इन्होंने दिया है, हाँ ये मैंने थोड़ा साफ ले लिया, देख लेते हैं। आम्र मंजरी और बिच्छू पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो परस्पर संबंध जान पड़ता है। देखिए आम्र मंजरी मदन देवता का अमोघ बाण है, वरुण है। तो यहाँ पर मदन देवता किसको कहा गया है, कामदेव को कहा गया है। और बिच्छू मदन विध्वंसी महादेव का अचूक बाण है। तो यहाँ पर जो महादेव हैं और जो कामदेव का बाण है वो चलता है तो उसको कौन ख़त्म करते हैं, उसको महादेव, यानी कि जो हमारे भोले बाबा हैं वो मदन देवता यानी कि काम देवता के बाण को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि आम्र मंजरी कैसी है, महादेव के अचूक बाण की तरह है। और जो आम्र मंजरी बिच्छू मदन देवता को नष्ट कर देती है। रूप रंग में दोनों अपने स्वामी के अनुसरण करते हैं और जिसके उसके स्वामी का भस्म किया उसी का अस्त्र योगी के अस्त्र को विफल बना रहा है। आम्र मंजरी से संबंध कथा देख लेते हैं। कवि कालिदास ने आम्र मंजरी के सुख चाहते सुकृत्य का कारण अपने शकुंतला नाटक में भी बताया था। एक बार राजा दुष्यंत के मन में प्रिय वियोग का विषम ज्वाला जल रही थी, तभी बसंत आ गया, साथ में लाया आम मंजरी जो बसंत ऋतु में फूट पड़ने को मचलने लगती है। राजा ने बसंत उत्सव न मनाने का आदेश दिया। जब आम बेचारा क्या करता, उसके स्वामी मदन को अपने बाण समेटने पड़े। अब जब भी लेखक मंजरी नवनोधु की तरह सकुचाते देखता है तो उसे वही कहानी याद आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे समय परिवर्तन, फिर इसके बाद सब बसंत उत्सव मनाने का ढंग, नवीन रहस्य जानने की जिज्ञासा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर आगे भी वही हेडिंग नज़र आ रहे हैं, आगे देख लेते हैं, वहाँ पे भी यही हेडिंग है। आगे यहाँ पर है आपका निंदा रस आ गया है। फिर यहाँ पर आम का पूर्ववर्ती और वर्तमान स्वरूप थोड़ा देख लीजिए इसको। अपने पहल रूप में आम का फल बहुत ही छोटा था, उसका कोई व्यवहार भी नहीं लाता था। यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के जंगली वृक्ष से विस्तृत है। पहले आम को कोई पसंद नहीं करता था और आज आम फलों का राजा है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष अंततः कहा जा सकता है कि आम्र मंजरी विधाता का वरदान है, पर आम का फल मनुष्य की वृद्धि का परिणाम है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल बना देने वाला अद्भुत प्राणी है। आम्र मंजरी नए आश्चर्य को संदेश लेकर आई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर मुझे भाषा शैली पर प्रकाश नहीं डालना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी जीवनी आप तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बन सकती है यहाँ पर। ठीक है,
थोड़ा सा मेरे तो निंदा के बारे में आपको बताना है। निंदा रस नामक निबंध का सारांश। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो निंदा रस है वो हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने अपना एक मित्र है का नामक निंदक मित्र से लेखक की जब मुलाकात होती है तो वो उसके बारे वह किसके बारे में क्या क्या बातें करता है और वह कहता है सीधा मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन वह पहले ही किसी और से यानी कि गा से मिलकर वह बात करके आ चुका होता है और फिर वह उसी की बुराई करता है। तो धीरे धीरे लेखक को भी आदत पड़ जाती है और वह भी उसके साथ बैठकर क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि निंदा एक रस की तरह है, जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो आपको भी आनंद आने लगता है, चाहे आप किसी की निंदा करते हो या फिर नहीं करते हो। सब इसके बारे में बस इतना ही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या हम दे सकते हैं आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा सीधा यहाँ पर पेपर आ चुके हैं। ये मंदिर के बारे में, कोणार्क के मंदिर के बारे में था। बसंत ऋतु का नाटक, एक बार इसको भी देख लीजिए। इसकी कथा वस्तु एक बार देख लेते हैं। इसकी कथा वस्तु में युक्ति का पिता जो एक जज है, युवक धर्मेंद्र के प्रेम को अर्थ की तुला पर तोलता है और अपने स्टेटस के समक्ष उसे नहीं पाता है, इसलिए वह अपनी बेटी बसंती का विवाह उससे नहीं होने देता है। वहीं धर्मेंद्र जब डिप्टी कलेक्टर बन जाता है तो युक्ति का पिता अपनी बेटी की शादी धर्मेंद्र के साथ करने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु युवक तमाम छीटाकशी करते हुए उनके विचारों से सहमत नहीं होता। युवक धर्मेंद्र के पिता मध्यस्थ बनकर विवाह कराने हेतु प्रयत्नशील है। 10,000 रुपये और एक कार के प्रलोभन से प्रेरित होकर वह युवक को विवाह करने के लिए तैयार करने लगते हैं, किंतु बेटा मूल्य की दुहाई देने लगता है। बेटे के अस्वीकार करना पिता को बुरा लगता है और वह बेटे को डांटता भी है। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके साथ ही मन छोड़कर सब चले जाते हैं। एकांकी कार ने मध्य वर्गीय समाज में हो रहे बदलाव और जो आज की स्थितियां हैं उसी को एकांकी के माध्यम से उठाया है। एकांकी के अंत में पुनः मंच पर अल्फ्रेड पार्क में आकर निराश लौटे हुए पिता द्वारा संभालना और वह युवक की शादी के लिए तैयार करता है। अब पात्र और चलचित्रण के बारे में देख लेते हैं एक बार। बसंत ऋतु नाटक में पात्रों की संख्या अंतर सीमित है। इसमें कुल 3 ही पात्र हैं, धर्मेंद्र, उसके पिता दीनबंधु शुक्ला तथा बसंती के पिता यशोदानंदन। धर्मेंद्र एकांकी का नायक है। वह आधुनिक युग के शिक्षित युवक का प्रतिनिधित्व करता है। वह बसंती नामक युवती से प्रेम करता है। समकालीन भारतीय समाज में विवाह की समस्या दोहरी है, इन विडंबनाओं को संकेत इसमें किया गया है। धर्मेंद्र की यह टिप्पणी कि हमारे समाज में ब्याह शादी मनुष्य के रिश्ते से नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ शादियाँ नौकरी के रिश्ते से होती है, पद से होती है, भौतिक ख्यालों से होती है। क्योंकि जब उसके पास नौकरी नहीं होती है तो बसंती के पिता मना कर देते हैं और जब वह डिप्टी कलेक्टर बन जाता है तो वह तैयार हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम बसंत ऋतु का नाटक रखा गया है। अब इसके थोड़ा सा समझ लिया है। अब इसके कथोपकथन का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रंगमंच और अभिनेता, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद भाषा शैली और इसके ऊपर संकलन त्रय, फिर इसके बाद उद्देश्य, बस यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। निष्कर्ष आप इसमें डाल दीजिएगा। फिर आते हैं ऊसर। ऊसर क्या है? ऊसर जो है आप भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया है। इनके 6 एकांकी संग्रह हैं। इनके तो ये यहाँ पर एक तरह से जीवनी दे दी गई है। अब यहाँ पर हम ऊसर के बारे में देख सकते हैं। पहले यहाँ पर कथा वस्तु देख लेते हैं क्या बताया गया है। एकांकी का आरंभ लड़के गृहस्वामी और युवक के वार्तालाप से होता है। एकांकी के पात्र स्वयं में भीतर से ऊसर और बाहर से बनावटी हैं। ठीक है, बौद्धिकता प्रदर्शित करने वाली दिखाई पड़ती है। समय बिताने के लिए गृहस्वामी के परिवार में एक खेल खेला जाता है जिसके अनुसार सभी पात्र अनय चीज़ों का नाम लेते जाते हैं और शब्दों को कागज पर लिखते जाते हैं। गृहस्वामी क्या लिखता है? बाथरूम, बेबी, अंधेरा शब्द कहने के तुरंत बाद शाहनफज रोड शब्द कहती है। यह शब्द गृहस्वामी के पूर्व प्रेम संबंधों की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। गृहस्वामी इस शब्द को दोहराता हुआ और अर्थ समझाता हुआ आश्चर्य व्यक्त करता है। एकांकी के सभी पात्र गृहस्वामी, गृहस्वामिनी, लड़का, ट्यूटर, मोटी रमणी, लड़कियां विचित्रता से
युक्त, यानी कि अलग ही तरह के ये करैक्टर हैं और इतने विचित्र हैं कि ट्यूटर कहता है कि आने वाली जनरेशन चाहे बिल्लियों की हो या सांपों की, पर हमसे अच्छी होगी। तो कुछ अजीब सा है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए आप, यहाँ पर भी है और थोड़ा सा ये है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूटर और गृहस्वामी का यहाँ पर संकलन तरह। फिर उसके बाद आपका हेडिंग बन रहा है यहाँ पर उद्देश्य और रंग संकेत। फिर इसके बाद आपका बस इतना ही अभी कराऊंगी। 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है और मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आप तक पहुँचे हैं सारे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और जो मैंने कहानियाँ दी हैं तो उन कहानियों को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, अपलोडेड हैं सबके सारांश। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।